कि सबसे पहले एडिटोरियल होगा, उसके बाद संसदीय, और इसमें आज कोर्ट वाला डिक्टेशन ऐड नहीं किया गया है। संसदीय है 10 मिनट का और एडिटोरियल है 5 मिनट का, और दोनों ही डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। तो आज मैंने अंडरलाइन किए हैं डिक्टेशन में ही, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला है शांत हो गया है। जरूरी यह है कि, दिए गए हैं कि, करना होगा कि, माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के स्तर से शुरू हो जाती हैं। पाठ्यक्रम के साथ ही पठन पाठन तौर तरीकों कायम हो सके, शिक्षाविदों संभव होगा। राजनीतिक संकीर्णता कठिन है कि लागू किया जाए, नहीं हो सकता। धरातल पर बनकर रह गए हैं। उद्योग व्यापार जगत नहीं कर पा रहे हैं। यह आवश्यक हो गया है कि कौशल विकास जोड़ा जाए। माननीय सभापति महोदय, विषय पर अवसर दिया है, आभारी हूं। माननीय सदस्य ने जल संसाधन संवर्धन राष्ट्रीय जल नीति का प्रश्न संबद्ध करते हुए अवगत कराना चाहूँगा कि पानी के कारण नदियाँ सूख रही हैं, ग्लेशियर हैं, जम रहे हैं, पिघल रही हैं, कमी हो रही है। दूसरी बात यह है कि भूगर्भ में जल स्तर गिरता जा रहा है। पेयजल पैकेज मांगती हैं। चेक डैम संरक्षण कर सकते हैं। जलाशयों में समुद्र में चला जाता है। भयानक स्थिति। देश के अंदर नलकूप नहीं दे रहे हैं। हैंडपंप क्षेत्र में गंगा यमुना बसा हुआ है। बहुत बड़ी समस्या है। देना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, वाटर सप्लाई किया जाए, समाधान हो सके। भारत सरकार समाप्त किया जाए। हाहाकार है। आपके माध्यम से चाहूँगा कि इंडिया मार्क लिफ्ट ट्रीटमेंट योजना, डी बोरिंग 193 के अंतर्गत खड़ा हुआ हूं। सर्वविदित है कि, बन गई है कि, मुद्दों पर चर्चा होती है। चर्चा करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं पर, भूकंप, साइक्लोन, प्राकृतिक प्रकोप, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हर वर्ष जुड़ रहा है। चिंता का विषय। जल संसाधन मंत्री बाढ़ प्रबंधन के बारे में वक्तव्य दे रहे थे। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग सराहनीय कार्य। भूकंप के फलस्वरूप
आशीर्वाद, आर्थिक सहायता, ट्रक की ट्रक, रबी और खरीफ की फसल। बात करते थे, आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं। समय आ गया है कि उसी प्रकार से राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा प्रबंधन आयोग गठन किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन लिया जा सके, कार्यरत छोटे से छोटे सदुपयोग होगा। चलिए कुछ नियम बता देते हैं आपको। मंत्री जैसे शिक्षा मंत्री, जल संसाधन मंत्री, कृषि मंत्री, विदेश मंत्री, राज्य मंत्री या फिर कुछ भी, ठीक है। आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, बाढ़ आयोग या प्रबंधन आयोग, कुछ भी हो, आयोग के लिए कुछ बना लीजिए। फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप, बाढ़ के फलस्वरूप, भूकंप के फलस्वरूप। नीति, शिक्षा नीति, विदेश नीति और भी जो नीतियां हैं तमाम सारी ऐसी नीतियों के लिए, ठीक है। तो ये थे कठिन शब्द, वाक्यांश और कुछ नियम। अब हम आते हैं डिक्टेशन पे। सबसे पहले एडिटोरियल 100 शब्द प्रति मिनट और ड्यूरेशन 5 मिनट। स्टार्ट करते हैं ठीक 3 सेकंड बाद। लंबे इंतजार के बाद नई शिक्षा नीति का मसौदा सामने आ गया, लेकिन यह अच्छा नहीं हुआ कि ऐसा होते ही हिंदी को लेकर एक अनावश्यक विवाद छिड़ गया। अब जब यह विवाद शांत हो गया है, तब फिर जरूरी यह है कि नई शिक्षा नीति को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। हालांकि सरकार की ओर से ऐसे संकेत दिए गए हैं कि वह नई शिक्षा नीति की ज़्यादातर सिफारिशों को अगले 2 साल में लागू करने का इरादा रखती है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा वास्तव में हो। नई शिक्षा नीति को लागू करने में तेजी दिखाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक तो इस नीति का मसौदा देर से आ सका और दूसरे शिक्षा का मौजूदा ढांचा व्यापक बदलाव की मांग करता है। शायद ही कोई इससे असहमत हो कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का हमारा ढांचा आज की ज़रूरतों के अनुरूप नहीं है। चूँकि समस्याएं प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही शुरू हो जाती हैं, इसलिए उनका दुष्प्रभाव माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक नज़र आता है, जहां प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पाठ्यक्रम के साथ ही पठन पाठन के तौर तरीकों को दुरुस्त करने की सख्त ज़रूरत है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अंकों की होड़ को दूर करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति तभी हो सकती है जब नई शिक्षा नीति की ऐसी सिफारिशों पर न केवल विभिन्न राजनीतिक दलों और शिक्षाविदों बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी आम सहमति कायम हो सके। यह तभी संभव होगा जब नई शिक्षा नीति के मसौदे पर राजनीतिक संकीर्णता से मुक्त होकर विचार किया जाएगा। किसी के लिए भी समझना कठिन है कि माध्यमिक शिक्षा के केंद्रीय और राज्यों के बोर्ड इस पर सहमत क्यों नहीं हो सकते कि परीक्षाओं में अंकों की होड़ खत्म हो। निसंदेह परीक्षाओं में अंकों का कुछ ना कुछ महत्व तो रहेगा ही,
लेकिन इसका औचित्य नहीं कि छात्रों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन केवल उन्हीं के आधार पर किया जाए। यह वक्त की मांग है कि विभिन्न शिक्षा बोर्ड एकमत होकर कार्य करें। परीक्षाओं में अंकों की होड़ समाप्त करने के साथ ही एक बड़ी जरूरत यह भी है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर समान पाठ्यक्रम लागू किया जाए। अलग अलग तरह की पाठ्यक्रम असमानता की खाई को चौड़ा करने का ही काम कर रहे हैं। आखिर माध्यमिक शिक्षा का ढांचा ऐसा क्यों नहीं हो सकता जिससे इस स्तर की शिक्षा पूरी करने वाले छात्र करीब करीब एक समान धरातल पर नजर आएं। माध्यमिक शिक्षा के मुकाबले उच्च शिक्षा कहीं अधिक गंभीर सवालों का सामना कर रही है। उच्च शिक्षा के अधिकांश संस्थान डिग्रियां बांटने के केंद्र बनकर रह गए हैं। इन संस्थानों से निकलने वाले अधिकांश युवा उद्योग व्यापार जगत की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बेहतर हो कि उच्च शिक्षा का स्तर इस तरह सुधारा जाए जिससे हमारे युवा किसी न किसी हुनर से लैस हों। उच्च शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि उसे कौशल विकास से जोड़ा जाए। ये डिक्टेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। कुछ कठिन शब्द भी हमने पहले बता दिए, हो सकता है अब भी कुछ कठिन लगे हों। खैर, अगर नहीं लिख पाए तो दोबारा आप लिख सकते हैं और 1 मिनट हम आपको रेस्ट के लिए देंगे ताकि आप थोड़ा सा वेट कर सकें, क्योंकि आगामी डिक्टेशन 10 मिनट की है और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ही है। ठीक है, चलिए कुछ बताते हैं आपको। अगर आप ऐसे ही कुछ नियम हर दिन करते हैं तो जल्दी ही आपकी स्पीड थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप हिंदी की अशुद्धियाँ करते हैं तो प्रतिदिन आपको मिनिमम 20 डिक्टेशन पढ़ना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन पढ़ें 2 दिन छोड़ दें, 2 दिन पढ़ें 1 दिन छोड़ दें। कंटिन्यूअस 21 दिन तक अगर आप 20 से 30 डिक्टेशन पढ़ते हैं तो आपकी हिंदी की अशुद्धियाँ लगभग शून्य हो जाएंगी। और दूसरी बात, अगर आप इस डिक्टेशन के PDF चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी देख सकते हैं। चलिए, काफ़ी विश्राम कर लिया आपने। अब हम अगली डिक्टेशन पर आते हैं जो संसदीय है और 10 मिनट का ड्यूरेशन है और 1000+ शब्द हैं। ठीक है, डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे ठीक 3 सेकंड बाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी सदन में माननीय सदस्य ने जल संसाधन के संवर्धन का प्रश्न उठाया। उसके साथ ही राष्ट्रीय जल नीति का प्रश्न श्री संजय सिंह चौहान और श्री विजय बहादुर सिंह ने मामला उठाया। उसी से अपने को संबद्ध करते हुए मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आज पूरे देश में लंबे समय से बारिश ना हो पाने के कारण नदियाँ सूख रही हैं। पहाड़ों के जो ग्लेशियर हैं उन पर बर्फ भी नहीं जम रहे हैं और वे तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे जल की बहुत कमी हो रही है। दूसरी बात यह है कि जमीन के भूगर्भ में जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। आज हमारी सरकारें, वह चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार से अगर राज्य की सरकारें पेयजल और सिंचाई के लिए पैकेज मांगती हैं तो पैकेज और समुचित धन मुहैया नहीं करा पाने के कारण जो तमाम चेक डैम बने हैं, चेक डैम बनाकर हम जल का संरक्षण
कर सकते हैं। आज जलाशयों में पानी नहीं है, इसलिए इसके अगल बगल चारों तरफ चेक डैम बनाने की ज़रूरत है। वर्षा का जल बहकर समुद्र में चला जाता है। सिंचाई और पेयजल की भयानक स्थिति पूरे देश के अंदर है। आज नलकूप पानी नहीं दे रहे हैं। पेयजल के लिए अगर हैंडपंप चलाने जाइए तो वे भी पानी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो कूप, जलाशय या तालाब हैं वे भी सूखते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे क्षेत्र में जो गंगा यमुना के बीच में बसा हुआ है, आज नदियों के होते हुए भी पेयजल और सिंचाई की वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। हम आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहेंगे कि सिंचाई के अलावा जिस प्रकार से नदियों से लिफ्ट कर नहरों में पानी देते हैं, उसी प्रकार नदियों में लिफ्ट बनाकर एक जलाशय बनाया जाए और वहाँ पर पेयजल का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। उसी से वाटर सप्लाई किया जाए, जिससे पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। भारत सरकार से एक योजना गई है कि हैंडपंप 70 मीटर से 75 मीटर दूर लगे। ऐसे ऐसे गांव और बस्तियां हैं जहां पर घर बसे हैं, उनको बड़ी दिक्कत है। इसलिए यह 70 मीटर और 75 मीटर की जो दूरी है उसको समाप्त किया जाए। पेयजल की बहुत कमी है। तमाम सदस्य अपने क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पेयजल के लिए हाहाकार है। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि सभी सांसदों के क्षेत्र में पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या को देखते हुए कम से कम 2-2 हज़ार इंडिया मार्क हैंडपंप केंद्र सरकार तत्काल व्यवस्था कराए। नदियों में जो पानी है उसको लिफ्ट करके वहाँ पर लिफ्ट ट्रीटमेंट योजना बनाकर डीबोरिंग करके पेयजल की समस्या को दूर किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सदन में नियम 193 के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में आई बाढ़ पर चर्चा श्री अखिलेश सिंह जी ने शुरू की है। मैं भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बात सर्वविदित है कि जब भी इस माननीय सदन का सत्र होता है तो हर सत्र में जहां अनेकों महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, वहीं अब यह परंपरा बन गई है कि हर सत्र में हम बाढ़ या सूखे पर चर्चा करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करते हैं और यह चर्चा इस सदन की महत्वपूर्ण कार्यवाही का अभिन्न अंग बन गई है। जहाँ तक बाढ़ और सूखे का संबंध है, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा होती ही रहती है, लेकिन इसके अतिरिक्त अब इस देश में भूकंप, बादल का फटना और साइक्लोन का आना, इस प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों में भी वृद्धि हुई है और इस पर भी हर सत्र में चर्चा होती है। जब बाढ़ की चर्चा होती है तो बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का नाम जरूर होता है,
लेकिन अब तो हिमाचल प्रदेश का नाम भी हर वर्ष जुड़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। 6 अगस्त को 2 दिन पूर्व ही यहाँ जल संसाधन मंत्री जी अर्जुन सेठी जी जब बाढ़ प्रबंधन के बारे में वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने भी इन प्रांतों में आई भयंकर बाढ़ की चर्चा की और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा सरकार द्वारा किए जा रहे बाढ़ प्रबंधन कार्य का ब्यौरा भी यहाँ दिया। जो सराहनीय कार्य सरकार कर रही है उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा। गत वर्ष गुजरात में भूकंप के फलस्वरूप भयंकर तबाही मची और जिस प्रकार से उस चुनौती को वहाँ की सरकार ने केंद्र की सरकार के आशीर्वाद से स्वीकार किया वह सराहनीय है। इसमें देश के जन जन का ही सहयोग नहीं मिला बल्कि विदेशों से भी जो आर्थिक सहायता मिली उससे जो सराहनीय कार्य सरकार ने किया है उसकी सारे देश में प्रशंसा हुई है। जब भी कोई इस प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप आता है तो लोग उदारता से धन दान स्वरूप देते हैं और न केवल दान ही देते हैं बल्कि मानवता के नाते भी ट्रक के ट्रक भरकर प्रभावित प्रांतों में सहायता भेजते हैं। यह स्पष्ट है कि जहां इस देश में रबी और खरीफ की फसल की हम पहले बात करते थे और अब समय आ गया है जब शायद हम रिलीफ की बात ज़्यादा करते हैं और जब रिलीफ मिलता है तो उस पर भी आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि समय आ गया है कि जिस प्रकार देश में आज चुनाव आयोग है उसी प्रकार से एक राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा प्रबंधन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार की शक्तियां इलेक्शन कमीशन के पास हैं उसी प्रकार से जब भी किसी प्रदेश में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आए उस प्रकार की शक्तियां इस कमीशन के पास होनी चाहिए ताकि प्रदेश में कार्यरत छोटे से छोटे कर्मचारी से भी सीधे हिसाब लिया जा सके, तभी धन का सदुपयोग होगा। डिक्टेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। डिक्टेशन कैसा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और संसदीय के स्थान पर आप किस टॉपिक पर डिक्टेशन चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी ही हम मिलेंगे एक नए डिक्टेशन के साथ।